कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं जो अपने शरीर से भी बड़ी स्नाइपर से अपने शिकार को मारने की तैयारी कर रहा था। उसका निशाना उसी की कंपनी का एक एजेंट है जो रिटायर होने के बाद अपनी रिटायरमेंट पेंशन से जवान लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि एक बूढ़े आदमी को मारने के लिए 5 लोग एक साथ काम कर रहे थे, जिसमें वो लड़की भी शामिल है जो उस एजेंट के साथ इंटीमेट हो रही है। स्नाइपर ने जैसे ही गोली चलाई उसका निशाना चूक गया और गोली उसे छू कर निकल गई, जिसके बाद बाकी के लोग उसके मेंशन में घुसे और उस एजेंट की छाती को गोलियों से छल्ली कर दिया। काम खत्म होने के बाद उनके बॉस ने उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें वहां से निकाल लिया। इसके बाद हम एक दूसरे एजेंट को देखते हैं जो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला था। असल में ये एजेंट्स प्रोफेशनल किलर्स थे जो एक सुपारी लेने वाली कंपनी के लिए काम करते हैं। डंकन भी एक खूनी था जिसने अपने 30 साल के करियर में इतने मर्डर्स किए थे कि कंपनी वालों ने भी कहा कि डंकन कभी छुट्टी ले लिया करो। इस आदमी का ना तो कोई परिवार था ना कोई सरकारी रिकॉर्ड्स जिससे उसकी पहचान की जाए। वो एक गुमनाम हत्यारा था और यही सब चीजें उसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर से अलग बनाती थी। डंकन अपने अकाउंटेंट के पास जाता है जो उसे बताता है कि कंपनी उसके रिटायरमेंट पर उसे $8 मिलियन देगी, यानी अगर रुपयों में कहें तो उसे उसकी 30 साल की वफादारी के 66 करोड़ 40 लाख रुपए मिलने वाले थे। हर बार की तरह इस बार भी वो उन पैसों में से $2 लाख डोनेट कर देता है। वो ये पैसे किसे देता था, कहाँ देता था, इसके बारे में उसके अकाउंटेंट को भी नहीं पता था। इसके बाद हम कंपनी की मैनेजर विवियन को देखते हैं जो अपने रिटायर्ड एजेंट की शोक सभा में शामिल होने आई थी। डंकन भी वहां मौजूद था पर वो किसी के सामने नहीं आया। उसने पूछा माइकल को किसने मारा। उसने तो काम छोड़ दिया था और उसका रिकॉर्ड भी क्लीन था, जिस पर विवियन ने उसे बताया कि ये कोई रशियन माफिया है। उन्होंने पिछले 1 महीने में हमारे 4 एजेंट्स को मारा है और सारे वो हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। उसने उनके लीडर की फोटो दिखाई और कहा यही वो आदमी है। बॉस तुम्हें एक आखिरी काम देना चाहते हैं, इसे मार दो, ये तुम्हारा आखिरी मिशन होगा। डंकन ने कहा कंपनी में और भी एजेंट्स हैं, उनसे ये काम करवा लो, मुझे ही ये मिशन क्यों दिया जा रहा है। विवियन कहती है कि आप बच्चों की तरह नाराजगी मत दिखाओ, जानती हूँ कि तुम बॉस से नाराज हो, लेकिन वो ये काम तुमसे ही करवाना चाहता है, बदले में तुम्हें अच्छे पैसे भी देगा। लेकिन डंकन अपने अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता था, इसीलिए उसने मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद वो एक स्टोर में गया जहाँ से उसने एक बुक और एक फिल्म की सीडी खरीदी। उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो एक लावारिस कुत्ते को बेच रही थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने उस कुत्ते को खरीद लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। डंकन एक अंडरग्राउंड जिंदगी जीता था, वो जहाँ भी जाता अपने होने के सबूत मिटाते जाता। उस रात उसने खूब शराब पी और नशे की हालत में सो गया। उसे सालों से इतने अकेले रहने की आदत हो गई थी कि जब उसका कुत्ता उसके पैर के पास आया तो उसने उसे दुश्मन समझकर उसे गोली मार दी। डंकन के पास सच में दिल नहीं था। सुबह ही तो उसने उसे गोद लिया था और शाम तक उस बेचारे को मार दिया। उसे दुख तो हुआ लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। आखिर में उसने उसे दफना दिया और अकेले रहने की कोशिश करने लगा। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी। डंकन ने देखा कि वो लकड़ी काटने की कोशिश कर रही थी पर उससे नहीं हो पा रहा था। अगले दिन डंकन फिर से मार्केट में गया पर इस बार उसने एक फिश टैंक खरीदा क्योंकि कुत्ता बिल्ली पालना उसके बस की बात नहीं थी। वो लड़की जब अपने घर पर वापस लौटी तो उसने देखा कि किसी ने उसकी सारी लकड़ियों को काट दिया था। ये काम डंकन ने किया था लेकिन वो उसे बताता नहीं। अपने काम से काम रखना ही उसका जिंदगी जीने का तरीका था। वहीं दूसरी ओर विवियन उसे बार बार मैसेज कर रही थी। वो चाहती थी कि वो किसी भी तरह मिशन को एक्सेप्ट कर ले पर डंकन फिर भी उसके ऑफर को इग्नोर कर देता है। आखिर में विवियन ने उसे $2 मिलियन देने का वादा किया, जिसके बाद डंकन ने उसके कॉल उठाने शुरू किए और कहा कि मैं सोच कर बताता हूँ। विवियन ने अपने बॉस ब्लड को कहा कि उसे भूल जाओ, वो बहुत शातिर है, इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन ब्लड ने पूछा तुम उससे बात करके इतना घबरा क्यों जाती हो, वो बस एक मामूली एजेंट है, उसे जितने पैसे चाहिए उसे दे दो, वैसे भी आखिर में वो हमारे पास ही आएंगे। इसके बाद हम उसे एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में देखते हैं जहाँ चाइनीज माफिया उसकी कंपनी को खरीदने की डील करने आए होते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी कंपनी को पिछले साल $29 मिलियन का नुकसान हुआ है, हम भला ऐसी कंपनी को क्यों खरीदें जो पहले से कर्जे में है। ब्लड ने कहा कंपनी कर्जे में थी पर अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पता चलता है कि उसके परदादा ने जब ये कंपनी शुरू की थी तो वो अपने हर एजेंट को उनकी रिटायरमेंट पर उसकी वफादारी की कीमत अदा करते थे, या कहें कि एजेंट्स को रिटायरमेंट के पैसे दिया करते थे। लेकिन ब्लड ने जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसने उसके अंदर ऐसे बदलाव किए जिसके चलते अगर रिटायरमेंट से पहले किसी एजेंट को कुछ हो जाता है तो उसके सारे पैसे कंपनी के फंड में इकट्ठा हो जाएंगे। पिछले जितने भी एजेंट्स की मौत हुई उनके पीछे उसी का हाथ था। उसने उनके पैसे हड़प लिए जिससे वो अपना कर्जा चुका रहा था। खरीदारों ने कहा हमें गारंटी चाहिए कि तुम उन्हें एजेंट्स को मारकर सारा कर्जा चुका दोगे, तभी हम इस कंपनी को खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। इसी बीच हम डंकन को देखते हैं जो किसी काम से रशिया जा रहा था।
उसने अपने करियर में न जाने कितने मर्डर किए थे जिनका उसने जरा भी अफसोस नहीं किया, लेकिन एक मिशन की यादें किसी भयानक सपने की तरह उसे परेशान करती थीं। रशिया में वो एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और उसके साथ रात गुजारता है। जब दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी उसका बेटा कमरे में आ गया। डंकन ने कहा, तुम इसे स्कूल नहीं भेजती? जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि तुम साल में कभी कभी यहाँ आते हो, मुझे इस काम में अब इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं इसका एडमिशन करवा सकूं। उसने पूछा, तुम 2 रात के कितने पैसे लेती हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। वो औरत मान जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को लेकर एक होटल में जाता है। उसी होटल में हम एक आदमी को देखते हैं जो विवियन से बात कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारा आदमी कहाँ है? मैं उसका कब से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि डंकन उसके रूम के बाहर खड़ा था। काम करने के बहाने वो बहुत शोर कर रहा था। परेशान होकर जब वो आदमी बाहर आया तो डंकन ने उसके हाथ और पैर में कील काट दी और उसके कमरे में जितने भी लोग थे उन्हें मार डाला। वहाँ उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी जिसमें उसकी फोटो और उसकी सारी डिटेल्स थी। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? लेकिन जब उसने नहीं बताया तो डंकन ने उसे गोली मार दी। इसके बाद उसने विवियन को कॉल किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगा। जिसके बाद विवियन ने उसके खाते में $1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसे लगा शिकार शिकारी के जाल में फंस चुका है, लेकिन डंकन कोई बेवकूफ आदमी नहीं था। विवियन को आइडिया भी नहीं था कि डंकन अपना काम पूरा भी कर चुका है। जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे आए, डंकन ने उसकी डेड बॉडी की फोटो भेजी और कहा, काम हो गया। विवियन उसे देखकर चौंक गई। उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया था और $1 मिलियन बेवजह चले गए 100 अलग। डंकन ने कहा, बाकी के पैसे अगले 24 घंटे में आ जाने चाहिए, वरना ये डील यहीं खत्म समझो। उसने ये भी बताया कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है तो इसका अंजाम बुरा होगा। जब प्रोस्टिट्यूट को पता चला कि डंकन ने उसे और उसके बेटे को इस होटल में घुसने के लिए इस्तेमाल किया था तो उसने डंकन को जोर का थप्पड़ मारा और कहा, तुम मेरे बेटे की जान को खतरे में डाल रहे थे, यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मेरे पास मत आना। उधर गुस्से में विवियन ब्लड के पास आई और कहा, तुमने उसे मारने के लिए किन नमूनों को भेजा था? अब अगर तुम चाहते हो कि हम आराम से जी सकें तो तुरंत डंकन को उसके काम के पैसे दे दो और उसे भूल जाओ। लेकिन ब्लड ने कहा, मैं उसे पैसे तो नहीं दूंगा। उल्टा उसने अपनी टीम को डंकन को मारने के लिए भेज दिया। उसके लोग सबसे पहले अकाउंटेंट के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारा क्लाइंट कहाँ है। वो बेचारा अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उन लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया और वहां से फाइल्स लेकर चले गए। इसके बाद वो फ्लोरिडा गए। सिंडी जब डंकन के फ्लैट में घुसी तो वहाँ एक आदमी उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उसने सिंडी को प्रोस्टिट्यूट समझकर उसके साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती की, लेकिन तभी बाकी के लोग अंदर आए और उसे मार डाला। सिंडी ने गुस्से में उसकी लाश को चाकू से चीर दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई उसे इतना मारेगा। इसके बाद वो न्यू जर्सी गए। यहाँ भी कुछ लोग किराए पर रहते थे। उन्होंने पूछा, इस घर का मालिक कहाँ है? तुम किसे इस घर का किराया देते हो? लेकिन जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इन लोगों ने उन्हें भी मार दिया। इसके बाद वो टेक्सास, मिशिगन और न जाने कितनी जगहों पर गए, लेकिन वहाँ सिर्फ किराएदार रहते थे। उनके मालिक यानी डंकन का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच मोंटाना में डंकन खतरे से अनजान आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसके पड़ोस की लड़की कैमी और डंकन एक ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं। दोनों का वहाँ कोई नहीं था, जिससे जल्द ही उनकी दोस्ती हो जाती है। कैमी ने कहा, लगता है तुम्हारे पास भी काम नहीं है, शायद पैसे नहीं होंगे इसलिए यहाँ रहते हो। लेकिन डंकन ने उससे बताया कि नहीं, मैं दरअसल रिटायर हो चुका हूँ, और उसने अपने काम के बारे में भी झूठ बोला। कैमी को पता चला कि डंकन 8 भाषाएं बोल सकता है और वो अब तक 99 से भी ज्यादा देशों में घूम चुका था। उसने कहा, तुम यहाँ के बच्चों की क्लास क्यों नहीं लेते? बस एक दिन के लिए, उन्हें तुमसे जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद डंकन उसके साथ एक प्राइमरी स्कूल में जाता है। वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसे किसी को मारने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो बच्चों को क्या ही बताता। आखिर में उसने उन्हें हथियार चलाना सिखाया और दिखाया कि मरा हुआ इंसान कैसा दिखता है। जब भी कोई बच्चा उससे किसी कंट्री के बारे में सवाल करता, उसे बस वो लोग याद आते जिन्हें उसने उन देशों में मारा था। इंडिया, ब्राजील, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, हर जगह उसने मिशंस किए थे। डंकन नोटिस करता है कि कैमी छोटी छोटी चीजों से डर जाया करती थी। एक दिन वो उसके पास आता है और उसे एक गन गिफ्ट करता है और कहता है कि अब से तुम हेल्पलेस नहीं हो। लेकिन कैमी ने कहा कि मुझे गन चलानी नहीं आती। डंकन ने उसे वादा किया कि वो उसे गन चलाना सिखाएगा। वो उसे एक सुनसान जंगल में ले गया और कहा, ठीक उस पर निशाना लगाओ। लेकिन कैमी ने जैसे ही गन पकड़ी उसके हाथ कांपने लगे। डंकन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें गन नहीं देनी चाहिए थी, मैं कल इसे वापस कर दूंगा। उसने पूछा कि तुम हमेशा इतनी डरी हुई क्यों रहती हो? जिस पर कैमी ने उसे रोते हुए बताया कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक लाइब्रेरी में काम करती थी। एक दिन लाइब्रेरियन नशे की हालत में उसके पास आया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की।
ये कहते हुए वो जोर से रोने लगी। कैमी ने कहा, मैं उसे ढूंढकर उसके सर पर गन रखकर पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसे मारना चाहती हूँ ताकि हमेशा के लिए उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से चला जाए। उसकी बातें सुनकर डंकन अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता, लेकिन मन ही मन सोचता है कि अगर वो वहाँ होता तो उसे मार डालता। वहीं दूसरी ओर ब्लड की टीम को एक चेक मिलता है जिसमें उस बैंक की डिटेल्स थी जहां डंकन हर साल $2 लाख डोनेट करता था। बदकिस्मती से वो बैंक वही था जहां डंकन अभी रह रहा है। अगले दिन वो सभी मोंटाना पहुंच गए और उस बैंक के बाहर खड़े होकर निगरानी करने लगे। डंकन जो पास में ही उस गन को वापस करने आया था उनकी नजर में आ जाता है। वो जब घर वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई थी जिसकी कार खराब हो गई थी। पता चला कि ये सिंडी थी जो उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने को तैयार बैठी थी। डंकन उसे अपने साथ अपने घर ले गया। सिंडी ने झूठा नाटक किया कि आज रात उसे कोई नहीं लेने आने वाला और उसे यहीं रुकने की रिक्वेस्ट की। जल्द ही रात हो गई। सिंडी ने कहा, मैं कभी अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ नहीं सोई। डंकन तो था ही अय्याश। वो तुरंत सिंडी के इशारे समझ गया और उसके बाद दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। सिंडी ने अपने गले में एक वायरलेस माइक्रोफोन पहना था जिसकी मदद से दूर बैठा एक स्नाइपर डंकन पर निशाना लगाता है। उसने जैसे ही गोली चलाई, डंकन तुरंत हट गया और गोली सीधा सिंडी के कंधे में जा लगी। सिंडी उसे बता रही थी कि वो कहाँ है, लेकिन डंकन ने उसे मार दिया। जब बाकी लोग कमरे में आए तो पाया कि डंकन वहाँ नहीं था। वो उसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी स्नाइपर ने क्लिक की आवाज सुनी। डंकन रूह कपाने वाली ठंड में बिना कपड़ों के उसके पीछे खड़ा था। उसने उसे गोली मार दी और एक एक करके बाकियों का शिकार करने लगा। वो कहती है कि मैं तुझे ढूंढकर मार दूंगी, लेकिन डंकन ने नाइट विजन ऑन किया और बड़े गौर से उसकी तलाश करने लगा। हिल्डे की तेज सांसों से बनने वाली भाप से उसने पता लगा लिया कि वो फ्रिज के पीछे छुपी है, जिसके बाद डंकन ने गोली चलाई और उसका सर उड़ा दिया। उसे उनकी जेब से एक एड्रेस मिला। जब वो वहां पहुंचा तो वहां एक लड़की ड्रग्स लेकर पड़ी हुई थी। उसने गलती से अपने प्लान बी के बारे में बता दिया। उसने कहा वो लड़की कहाँ है जिसे डंकन गिफ्ट देता है। डंकन समझ गया कि यहाँ किसकी बात हो रही है। वो तुरंत कैमी के घर आया, लेकिन उसे पता चला कि उसे उन लोगों ने किडनैप कर लिया था। वापस आकर उसने देखा तो वो लड़की भी गायब हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास मिशिगन गया। उसका रिटायर्ड दोस्त उसे जिंदा पाकर हैरान था। उसने पूछा, उन लोगों ने तुम्हें कितनी बार मारने की कोशिश की? डंकन ने कहा 2 बार, और अब एक लड़की भी उसके कब्जे में है। उसका दोस्त बताता है कि उस नालायक ब्लड ने जरूर उसे अपने मेंशन में रखा होगा। वहीं वो अपनी सारी हवस और गंदी ख्वाहिशें पूरी करता है। डंकन जाने ही वाला था कि तभी उसके दोस्त ने हाथ मिलाने के बहाने उस पर बेहोशी की दवा डाल दी, जिससे डंकन बेहोश हो गया। उसने उसे धोखा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड हिल्डे की मौत से गुस्से में पगलाया हुआ था। उसने कहा, तूने जो मेरे साथ किया है उसकी भरपाई तेरी मौत से नहीं की जा सकती। डंकन को रिटायर होने में अभी भी 4 दिन बचे हुए थे और अगले 4 दिनों तक वो उसे टॉर्चर करने वाला था। डंकन को पता चला कि वो लोग कैमी को ड्रग्स देकर उसे धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल रहे थे। ब्लड ने कहा, बस 4 दिन और, उसके बाद मैं तेरी आंखों के सामने उस लड़की के साथ सब कुछ करूंगा और फिर उसे तेरी ही आंखों के सामने मार दूंगा। इसके बाद उसने एक प्लायर उठाया और उसके शरीर को किसी गिद्ध की तरह नोचने लगा। डंकन दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन वो नहीं रुका। अगले दिन उसने अपने चाकुओं का सेट निकाला और एक एक करके उस पर हर एक चाकू का इस्तेमाल किया। डंकन का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था और उसके खून की एक एक बूंद से फर्श लाल हो गया। तीसरे दिन भी तकलीफों का ये सिलसिला जारी रहा। इस बार जब ब्लड ने उसके पेट में ब्लेड मारा तो उसकी हड्डी में लगी मेटल प्लेट से टकराकर उसका ब्लेड टूट गया। ब्लड ने कहा, तुमने मेरा पसंदीदा ब्लेड तोड़ दिया, जिसके बाद उसने गुस्से में उसकी आंख फोड़ दी। कल डंकन का आखिरी दिन था, लेकिन वो सिर्फ कैमी के बारे में सोच रहा था। दर्द में कराहते हुए उसने अपने पेट से फंसे हुए ब्लेड के टुकड़े को बाहर निकाला और उससे हथकड़ी खोल दी। अगले दिन जब गार्ड्स उसे बांधने आए तो उसने उन पर अटैक कर दिया। उस कमरे में जो भी आया मारा गया। ब्लड ने जब लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनी तो वो गेट से ही उल्टे रास्ते भाग गया और अपने लोगों को कहा कि तुम लोग उसे देख लेना। डंकन सबको मारता हुआ वहां से भागने की कोशिश करने लगा। एक पतली गली में सामने से उसके ऊपर एक के बाद एक जानलेवा वार किए गए। उसे बहुत बार गोली भी लगी, लेकिन पता नहीं कैसे वो अब तक अपने पैरों पर खड़ा था। आखिर में उसने सभी को मार दिया और अपनी चोटों को छुपाते हुए अपने एक दोस्त के पास आया। डंकन ने विवियन को कॉल किया और कहा कि वो एक सौदा करना चाहता है। उसने कहा, मेरे बदले वो लड़की, और फोन काट दिया। खुशकिस्मती से उसकी नई दोस्त धोखेबाज नहीं थी। उसने उसका इलाज किया और डंकन के ठीक होने तक उसकी देखभाल की। वहीं दूसरी ओर ब्लड उस लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था। विवियन ने कहा, तो फिर ठीक है, फैसला हो गया। तुम्हारे पास कितने लोग हैं? मुझे सब चाहिए। मैं जा रही हूँ उसे मारने।
ठीक होने के बाद डंकन ने ढेर सारी गन्स उठाई और उन्हें लेकर एक खंडहर गोडाउन में गया। रास्ते में उसने विवियन को कॉल करके कहा था कि मैं कल तुम्हें इसी लोकेशन पर मिलूंगा, तुम कैमी को अपने साथ लेकर आना। लेकिन विवियन उसकी कॉल को ट्रेस कर रही थी। अपने लोगों के साथ वो उसकी लाइव लोकेशन पर जाने लगी। डंकन भी कम चालाक नहीं था, उसने भी इसी टाइम में बुरे हालातों के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। कुछ देर बाद विवियन उसके पास पहुंच गई। उसने कहा, तुम एक लड़की के लिए इतने कमजोर हो गए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन डंकन उन्हें जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता था। उसने कहा, मुझे बस वो लड़की चाहिए, बाकी तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। पर उसे कमजोर समझकर विवियन ने अपने लोगों को उसे मारने को कहा। वो जैसे ही मुड़कर पीछे जाने लगी, अचानक डंकन ने एक मोशन कंट्रोल मशीन गन निकाली और सबको गोलियों से भून दिया। विवियन को भी बहुत चोट आई थी। उसने डंकन से मदद मांगी, लेकिन डंकन उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया। ब्लड ये सब अपने मॉनिटर पर देख रहा था। उसने कहा, आने दो उसे, मैं देख लूंगा। लेकिन जब डंकन उसके मेंशन में आया तो उसे देखकर उसके सारे बॉडीगार्ड्स भाग गए। डंकन जब उसके आगे आकर खड़ा हुआ तो ब्लड ने खुद को बचाने के लिए एक तलवार उठा ली, लेकिन डंकन उससे भी बड़ी तलवार लेकर आया था। उसने एक ही झटके में उसका सर उड़ा दिया और वहां से चला गया। इसके बाद वो कैमी के पास गया। ड्रग ओवरडोज से उसका पूरा शरीर बेकार हो गया था। उसे कई दिनों तक होश ही नहीं आया और वो बेचारी किसी कोमा पेशेंट की तरह बिस्तर पर बेजान पड़ी रही। एक सुबह जब डंकन की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके बेड पर किसी ने ढेर सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स और कुछ तस्वीरें रखी थीं। न्यूज़पेपर पर उसी घटना का जिक्र था जिसके अक्सर उसे बुरे सपने आया करते थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि कैमी उसके सर पर बंदूक ताने उसे मारने के लिए तैयार खड़ी थी। कैमी ने पूछा, तुमने मेरे परिवार को क्यों मारा और मुझे तुमने उस दिन जिंदा क्यों छोड़ा? पता चलता है कि बहुत सालों पहले एक मिशन पर किसी ने जानबूझकर डंकन को गलत जानकारी दी थी, जिसके चलते उसने एक बेगुनाह परिवार को मार दिया और वो परिवार किसी और का नहीं बल्कि कैमी का परिवार था। डंकन को अपने पापों का पश्चाताप करना था, इसलिए उसने बचपन से कैमी का ध्यान रखा। हर साल 1.5 करोड़ रुपए भी वो कैमी को ही दिया करता था। डंकन ने कहा, ट्रिगर दबाओ, शायद मेरे पापों का कोई पश्चाताप नहीं। कैमी ने बहुत सोचकर गोली तो चलाई, लेकिन उसने डंकन को नहीं मारा। डंकन कोई बुरा आदमी नहीं था। अगर वो बुरा होता तो कभी उसकी मदद नहीं करता। बुरा तो वो आदमी था जिसने उसकी फैमिली को मरवाया। कैमी ने पूछा, हम उसे ढूंढ सकते हैं? जिस पर डंकन ने कहा, हाँ, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।